नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 11 कंपनी के वित्तीय विवरण। कंपनी के वित्तीय विवरणों के अंतर्गत हम कंपनी की बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनाई जाती है, किस हिसाब से बनाई जाती है, ये हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के हिसाब से बनाई जाती है, एक वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है। कंपनी की बैलेंस शीट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, नंबर 2 असेट्स। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ को हम डिफाइन कर रहे थे, जिसमें इक्विटी मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि इक्विटी में हमें क्या क्या चीज़ें लिखना है। अब हम लायबिलिटीज़ वाला जो पार्ट है वो पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी बताई कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमें क्या क्या लिखना है और कौन सी चीज़ें हमको उसमें नहीं लिखना है। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर पे करना होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कम समय के लिए होती है ऐसी लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ करना है, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं ये कंपनी के लिए। तो अब हम पढ़ रहे थे करंट लायबिलिटीज़ का सेकेंड पार्ट कि करंट लायबिलिटीज़ के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि उसमें ट्रेड पेबल्स आते हैं, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल आते हैं। अब उसके आगे देखिए आप अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा। सबसे पहले दीर्घकालीन ऋण जो वर्तमान में देय है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ऋण पत्रों पर अदत्त ब्याज लेकिन देय नहीं, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। फिर ऋण पत्रों पर अदत्त एवं देय ब्याज, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कोई इनकम रिसीव्ड हो गई है तो वो इसमें आ जाएगी। न चुकाया गया लाभांश मतलब अनपेड डिविडेंड्स। तो ये सब आपको अदर करंट लायबिलिटीज में लिखना है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अल्पकालीन आयोजन। ऐसे आयोजन जिनके लिए संबंधित दावे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के अंदर अंदर निपटाए जाते हैं। मतलब ऐसे दावे जो 12 महीने के अंदर अंदर पूरे करना है, अल्पकालीन आयोजन कहलाते हैं। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा, जिसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कोई प्रोविज़न बनाया गया है, कोई वेलफेयर फंड बनाया गया है, तो उसको 12 महीने के अंदर अंदर सेटल करना होगा। इसके बाद अन्य जैसे कि प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड अगर है तो वो इसमें आ जाएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड भी जो होते हैं वो विद इन 12 मंथ कंपनी को सेटल करना होते हैं। तो ये इसके पहले हमने पढ़ी लायबिलिटीज़ की आइटम। तो इस तरह से हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो डिक्लेरेशन था, उसका जो डिटेल था वो हमारा पूरा हो चुका है कि हमें कैपिटल में क्या लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या लिखना है और करंट लायबिलिटीज़ में किन किन आइटम को शामिल करना है। अब हमारा बैलेंस शीट का जो अगला पार्ट है वो है असेट्स का पार्ट। बिजनेस की जो भी असेट्स होती हैं उनको इसमें डिफाइन किया गया है। असेट्स को भी इसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टेंजिबल जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और इनटेंजिबल जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट हमारा संपत्ति असेट्स, नॉन करंट असेट्स। सबसे पहला हमारा आ रहा है नॉन करंट असेट्स। ऐसी असेट्स जिन्हें चालू संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ऐसी संपत्तियों की व्यवसाय में आवश्यकता पुनः प्रयोग के लिए होती है, न कि विक्रय के लिए। अर्थात इन संपत्तियों के द्वारा ही व्यापार में आगे बिजनेस किया जाता है, उसको बार बार यूज किया जाता है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। अब इसको इन्होंने
डिवाइड किया है फिक्स्ड असेट्स में। फिक्स्ड असेट्स जो कि नॉन करंट असेट्स होती हैं, नॉन करंट असेट्स को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स मतलब ऐसी असेट्स जो हमें दिखाई देती हैं, जिनका कोई भौतिक स्वरूप होता है, जिसे भूमि, भवन, संयंत्र एवं उपकरण, फर्नीचर, वाहन, कार्यालय उपकरण, अदर्स, ये सब मूर्त संपत्तियां मतलब टेंजिबल असेट्स में आती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं और जिन पर बिजनेस से रिलेटेड व्यापार का वर्क होता है। जैसे बिल्डिंग है ना, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं जिनके ऊपर प्रोडक्शन वर्क होता है, तो ये सब अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं, इसलिए इनको टेंजिबल असेट्स में रखा जाता है। इसके बाद जो इसका अगला पार्ट है वो है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स मतलब ऐसी असेट्स जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, जैसे कि गुडविल है, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्ट हेड एवं प्रकाशन अधिकार जो पब्लिशिंग टाइटल्स होते हैं वो, और इससे आशय किसी समाचार पत्र या पत्रिका के नाम से जो इसके फर्स्ट पेज पर छपता है। मास्ट हेड क्या होता है? कोई भी न्यूज़पेपर होती है या फिर कोई मैगजीन होती है, उसके फर्स्ट पेज पर इसको छापा जाता है। और खनिज अधिकार मतलब माइनिंग राइट्स, ये सब आपको इंटेंजिबल असेट्स के अंतर्गत लिखना है। इंटेंजिबल असेट्स जिसमें कंपनी को अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत अपनी असेट्स को शो करना है। इसके बाद कॉपीराइट, एकस्व, पेटेंट राइट या अन्य बौद्धिक संपत्ति जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, सेवाएं, संचालन अधिकार, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। नुस्खे, रेसिपीज, फार्मूले, मॉडल, डिज़ाइन, मूल रूप, लाइसेंस और फ्रेंचाइजीज, ये सब आपको इंटेंजिबल असेट्स के अंतर्गत लिखना है। अब इनमें से कोई सा भी आइटम आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, तो फिर आपको उस वक्त माइंड में यह होना चाहिए कि ये कौन सी असेट्स है, और फिर उसी हेड के अंतर्गत आपको उसको जाकर लिखना है। इसके बाद पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है से आशय स्वयं निर्मित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत से है। तो ये हमने अभी पढ़ा असेट्स का, जो कंपनी को असेट्स के हेडिंग्स के अंदर शो करना है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। इसके बाद जो अगला पॉइंट था पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर हैं, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद जो भी करंट असेट्स हैं वो हम हमारे आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे। थैंक यू।